नमस्कार दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला में सामाजिक विचारक के रूप में आज हम बात करते हैं पियर बुर्दिये के बारे में। इनकी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, द इनहेरिटर्स 1964, कल्चर एंड सोसाइटी 1970, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन 1977, डिस्ट्रीब्यूशन 1979, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980। पियर बुर्दिये जी का जन्म 1930 में फ्रांस के उत्तर पश्चिम में स्थित अल्जीरिया में हुआ था। उनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। आगे हम देखते हैं 1982 में पेरिस के कॉलेज द फ्रांस नामक संस्थान में समाजशास्त्र के आप प्रोफेसर भी रहे। बुर्दिये ने निर्जाति, केवलिया के कर्मकांडों, बंधुत्व और सामाजिक परिवर्तन पर बहुत कुछ लिखा है। इस सिलसिले में उनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस एंड अल्जीरिया 1960 उल्लेखनीय है। यहीं पर उन्होंने विद्यालय के समाजशास्त्र, कला, बौद्धिकों और राजनीति पर लिखा है। यहाँ पर वे कहते हैं कि लड़ाई के बाद पश्चिमी देशों सांस्कृतिक पूंजी का उद्भव हुआ। सांस्कृतिक पूंजी से उनका तात्पर्य शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपतियों की संस्कृति की है। उन्होंने पुनरुत्पादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुर्दिये ने पिछले 20 वर्षों में जो अनुसंधान कार्य किए हैं, उनके परिणाम इन पुस्तकों में मिलते हैं। लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1990, होमो एकेडमिक्स 1984, द स्टेट नोबिलिटी 1989, द रूल्स ऑफ आर्ट 1990। उक्त पुस्तकों में बुर्दिये ने प्रतीकात्मक वस्तुओं का विवरण दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं बुर्दिये मैक्स वेबर की तरह अपनी प्रतिष्ठा के लिए धन, परिस्थिति और शक्ति को स्वीकार नहीं करते। वो प्रतिष्ठा का मुख्य सिद्धांत दूसरे लोगों पर निर्णय मानते हैं। बुर्दिये की सबसे बड़ी विशेषता है वस्तुनिष्ठवाद और व्यक्तिनिष्ठवाद से ऊपर उठना। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर हम बुर्दिये की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करेंगे। सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिटस, ये बुर्दिये की अवधारणाएँ हैं। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, कल्चर रिप्रोडक्शन और हैबिट्स। ठीक है, आगे देखते हैं कल्चरल कैपिटल क्या है इनकी, सांस्कृतिक पूंजी क्या है। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि पर एक सिद्धांत प्रचलित है। इसमें कहा गया है कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्ग की संस्कृति सदा ऊंची होती है। इसका मतलब यह है कि निम्न संस्कृति वाले श्रमिक वर्ग के लोग अपनी निम्न संस्कृति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये निम्न वर्ग के बच्चे ठीक तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए उनकी संस्कृति निम्न स्तर पर ही बनी रहती है। बुर्दिये का सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत मार्क्सवाद से प्रभावित है। ऐसी अवस्था में यह स्वीकार नहीं करती कि उच्च वर्गों की संस्कृति किसी भी अर्थों में निम्न वर्गों की संस्कृति से ऊंची होती है। बुर्दिये का यह भी तर्क है कि इसमें निम्न वर्गों का कोई दोष नहीं, ये दोष तो शिक्षा पद्धति का है। आगे हम देखते हैं उनका और है आपका कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। इसके बारे में बुर्दिये ने क्या कहा है कि शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा कार्य यह है कि संस्कृति का पुनरुत्पादन करती है। इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षा संपूर्ण समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, बल्कि बुर्दिये कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की जो व्याख्या की है वो स्वेच्छाचारी है। किसी भी संस्कृति को ऊंचा या नीचा बताने के लिए कोई आधार नहीं होता। सांस्कृतिक पूंजी संपूर्ण समाज में समान रूप से बटी हुई नहीं होती। कई लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करके भी गरीब बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि वे इसका लाभ ले जाते हैं। इस तरह समाज में गैर बराबरी आ जाती है। बुर्दिये कहते हैं कि जिनकी सांस्कृतिक पूंजी सशक्त होती है वे इस शिक्षा के माध्यम से अधिक पूंजी और शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बुर्दिये ने यह भी स्थापित किया है कि शिक्षा गरीबी को दूर करने के लिए नहीं होती, शिक्षा गैर बराबरी बढ़ाने के लिए होती है। जो उच्च वर्गों की संस्कृति है, बराबर संस्कृति में इजाफा होता है, इजाफा ही सांस्कृतिक पुनरुत्पादन है। आगे देखते हैं हैबिट्स। बुर्दिये ने अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन एंड एजुकेशन 1977 में हैबिट्स की अवधारणा को रखा। इसे परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं कि हैबिट्स का संबंध जीवन पद्धति से है। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल और आकांक्षाएँ आती हैं। लोग अपने अनुभव के आधार पर अपना हैबिट्स निर्धारित करते हैं। वे सीख जाते हैं कि उन्हें अपने अनुभव के आधार पर किन वस्तुओं की अपेक्षा करनी चाहिए। वे यह भी समझ जाते हैं कि इन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ हैं। प्रत्येक समूह के अपने अपने अनुभव होते हैं और इसलिए प्रत्येक समूह के
अलग अलग हैबिट्स भी होते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे गुजरातियों को लीजिए, वे दुनिया के किसी भी भाग में जाकर व्यापार धंधा करेंगे, पर वे खाने पीने के भी शौकीन होते हैं और वे अपनी गुजराती भाषा को भी नहीं भूलते। ये उनकी हैबिट्स है। वर्ग, स्वाद या जायका, बुर्दिये ने अपनी पुस्तक डिस्टिंक्शन 1984 में स्वाद, जायका, अभिरुचियों का उल्लेख किया है। कला, फिल्म, संगीत, भोजन आदि में लोगों की अभिरुचियों को परखने का प्रयास बुर्दिये ने किया है। कला, साहित्य, संगीत आदि के साथ में बुर्दिये संस्कृति और शिक्षा को जोड़ते हैं। बुर्दिये उत्तर आधुनिकता को एक फैशन मानते हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक बार फिर चर्चा कर लें, द इनहेरिटेंस, कल्चर एंड सोसाइटी, रिप्रोडक्शन एंड एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ए अल्जीरिया, लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिक पावर, होमो एकेडमिक्स, द स्टेट नोबिलिटी, द रूल्स ऑफ आर्ट। चलिए अगले महत्वपूर्ण थिंकर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।